Okay. Good evening, everyone. So I hope I am audible and I am also visible. One second. Give me 1 second. Okay, I think there was some technical glitch. Um. Okay. Hmm. So I hope I'm audible and properly visible. So there was some technical glitch जिसके कारण क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रही थी. But like you can see on the screen, आज की जो हमारी क्लास है, it is about JKPSC budget 2024. So JK budget 2024 हमारी आज की क्लास होगी and we will see it from an objective point of view. ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्लास मैं ऑलरेडी एक बजट पे ले चुकी हूँ एंड आप लोग उनको पहले देख लेना. आई थिंक वो पूरी क्लास हमारे बैच में अपलोडेड है एंड दिस क्लास इज ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब. सो एनीबडी हु हैज एनी डाउट आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में बता देना एंड इन क्लास एनीबडी हैज एनी डाउट तो चैट सेक्शन इज ओपन. ओके, so let us start with the class. Like you can see on the screen, JK budget 2024. So Government of Union Territory of Jammu and Kashmir. So we will start this. So इसमें हम लोग देखेंगे कि what are the deficit system in Jammu and Kashmir. What is the fiscal deficit, revenue receipts, fiscal receipts, and पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ पर जाता है. Then at the end I have some of the schemes. तो सारा चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा एंड अगर इसका सब्जेक्टिव लेना होगा तो हम बाद में एक और बार लेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अब जैसे कि ये पूरा जो पीपीटी है जो भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है मैंने कंटेंट, इट इज ऑल फ्रॉम द ऑफिशियल बजट. ठीक है, तो इसके डेटास बिल्कुल भी किसी भी साइट से नहीं लिए गए हैं, ओरिजिनल मैंने बजट के ही डेटा इसमें डाले हैं. सो यू कैन रिलाई ऑन द डेटा विथ योर आईज क्लोज्ड. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड. हम लोग बजट को हमेशा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, हम सबको पता होगा. तो बजट जो 2024-2025 का है वो कैसा बजट है जेके का? इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट. ठीक है, सो ये आपको कीवर्ड्स होते हैं कुछ जो मैं यूजुअली अंडरलाइन करती हूँ क्लासेस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि द बजट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट. ओके, एक बार मैं देख लूँ यूट्यूब पे भी आवाज आ रही है ना. ओके, आई एम अनेबल टू. क्लास में एनीबडी हुज वाचिंग मी इन द क्लास, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? एक बार मुझे चैट पे बता दो. आई होप. ठीक है, ओके, कूल. तो दिस बजट लाइक वी सॉ इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट एंड इसमें सारे जो नीड्स एंड एस्पिरेशंस है जम्मू कश्मीर के लोगों की उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई है. ठीक है, एंड जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको स्पीड अप करने की कोशिश की गई है ताकि सिटीजन्स का ही बेटरमेंट हो. तो ये बजट का इंट्रोडक्शन था कि कैसा ये बजट है इस बार का. ओके, वेरी जनरलाइज्ड. सो बजट के सबसे पहले तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा है पीवाईक्यूज में और अलग अलग एग्जाम्स में आ जाता है. हम लोग यूजुअली 3 अकाउंट्स से पढ़ते हैं कि बजट में 3 फंड्स होते हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं या फिर 3 पार्ट्स होते हैं. हम सबको पता है एक होता है कंसोलिडेटेड, एक होता है पब्लिक और एक होता है कंटिजेंसी. तो हम एक एक कर शॉर्ट में इनके डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि आप में से
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड क्या है? कंसोलिडेटेड फंड एक फंड है जहां पर सारे बजटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, लोन नेचर हो, किसी भी प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है, ठीक है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर एंटर्ड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड, सारे रेवेन्यू भी इसमें आते हैं, सारे एक्सपेंडिचर भी इसी से होते हैं। तो सारा रेवेन्यू, सारा एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट का होगा वो इसमें आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। एंड देन इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो भी एक्सपेंडिस या जो भी हमें रेवेन्यू आता है या जो भी एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ता है उसके लिए हमको लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट शुड बी वोटेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर्स ऑफ चार्ज नेचर आल्सो मेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, सारे प्रकार के एक्सपेंडिचर्स चार्ज नेचर वाले भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड से निकलते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड के भी दो पार्ट है, जैसे कि मैंने कहा रेवेन्यू भी आता है, एक्सपेंडिचर भी आता है, तो इसलिए एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, रेवेन्यू अकाउंट comprises expenditures incurred in connection with the routine administration such as salaries, wages, maintenance, repairs, telephone expenses, etc. तो जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी डे टू डे हम लोग रिपेयर्स या टेलीफोन या सैलरी में एक्सपेंसेस करते हैं, वो सब हमारे इस अकाउंट में आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट कम्स इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट वो आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा। देन रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑल दोस इनकम व्हिच डू नॉट अकर रीपेमेंट लायबिलिटी। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स हमारी रिसीट्स होती हैं जिनके कारण हमारी कोई भी लायबिलिटी, रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं बनती है, मतलब मेरे ऊपर कुछ भी रीपेमेंट का उसमें दायित्व नहीं है। देन इट इंक्लूड्स इन एडिशन टू ओन रेवेन्यूज ग्रांट्स वगैरह भी हमारे रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू मतलब जो आ रहा है, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो रेवेन्यू हमारा आ रहा है, तो चाहे वो ग्रांट से हो, चाहे वो इनकम से हो, किसी भी सोर्स से, वो सब हमारे रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा, ठीक है। देन कैपिटल रिसीट्स हमारी इंटरनल डेट्स होते हैं, लोन्स होते हैं जो कि हम सेंटर से लेते हैं या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्सेट्रा से लेते हैं, वो सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो जितना भी लोन नेचर की रिसीट्स होंगी वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, जिससे हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसका कीवर्ड है कि कैपिटल रिसीट्स में पैसा तो आ ही रहा है, लोन में पैसा तो आता है, बट इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें हमारी कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो पैसा तो आ रहा है बट हमारी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये भी हमारे सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में आता है अंडर कैपिटल बजट। तो इतना डीप में तो आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। देन सेकेंड प्रकार का जो हमारा अकाउंट था, ये था हमारा पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट क्या होता है? पब्लिक अकाउंट में भी फंड्स होते हैं which do not belong to the government but which holds in trust of other entities. तो पब्लिक अकाउंट इज अ फंड जो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता बट दूसरी एंटिटीज को बिलोंग करता है, ठीक है। दिस वुड इंक्लूड सच आइटम्स एज accumulation of employees provident funds, reserve and depreciation funds, deposits from municipal corporation, pension funds, etc. ठीक है। तो ये सारे जो फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, वो सब आते हैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स के, ठीक है, अलग अलग जगहों से। देन इट कुड राइटली बी कैरेक्टराइज्ड एज अ फंड फॉर which the acts as banker. इसको हम लोग बैंकर्स फंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, बट दूसरी एंटिटीज के जो भी फंड्स होते हैं वो हम इस अकाउंट में जमा करके रख देते हैं, ओके। देन कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, तो ये आपका कीवर्ड है, आप इससे बस याद रख सकते हो कि कंटिजेंसी फंड हमारा इमरजेंसी फंड होता है। तो कोई भी इमरजेंसी आती है, अनफॉर्सीन इवेंट आता है, तो हम इस फंड में से पैसा निकालकर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड कैन बी मेड विद कैबिनेट कंसेंसस अलोन। इसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए पड़ती है, ठीक है। द एक्सपेंडिचर करने के लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी होता है, लीगल अप्रूवल भी होता है, सील ऑफ द लेजिस्लेचर भी लगती है ताकि हम इस फंड से एक्सपेंडिचर कर सकें, ठीक है। देन मॉनेटरी सीलिंग ऑफ कंटिजेंसी फंड जो है वो
रेस करी जाती है हर कुछ सालों में थ्रू द बजटरी प्रोसेस। अब ये हमारे घर का एक इमरजेंसी फंड है, वैसे ये गवर्नमेंट का करना इमरजेंसी फंड है, जिसमें से अगर पहले आप 1,000 रुपए रख रहे हो तो 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे अलग अलग प्रकार के आप इसमें मॉनेटरी सीलिंग बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के फंड्स देख लिए, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट फंड एंड एक कंसोलिडेटेड फंड। तो यूजुअली सबसे बड़ा चंक इसमें आता है, उसके बाद हमारा इसमें आएगा, उसके बाद हमारा इसमें आएगा। ठीक है, चलो किसी ने हैंड रेस किया है, लेट मी चेक, किसने किया था पता नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो बेसिक। ओके, इसके बाद जो बजट 2024-2025 है, इसके कुछ फोकस एरियाज थे इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फोकस एरिया था, ऑफ कोर्स जो हर बजट का फोकस एरिया होता है, बिल्डिंग एसओसीज विच इज सोशल ओवरहेड कैपिटल्स। ठीक है, तो बिल्डिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब एवरीबडी शुड हैव द से, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होना चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए हमेशा। Then promoting sustainable agriculture, industrial growth, ठीक है, nurturing empowerment, employment generation and responsible tourism, very key areas for the government to focus. Then women empowerment and social inclusion. तो usually ये इसके focus areas हैं। ठीक है, social infra, good governance, sustainable agriculture, employment and women empowerment. Okay. Yeah, I hope. ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं ना, रिसोर्सेज ऑफ यूनियन टेरिटरी परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज में है रिसोर्सेज की किधर से कितना पैसा आता है। ठीक है, क्या क्या हमारे रिसोर्सेज है, तो इसमें से आप देखो सबसे बड़ा चंक जो है वो है सेंट्रल ग्रांट्स का। अब ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। बजट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो हमको सब तो नहीं रटना है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स भी ऐसा बनाना कि आपके 1 या 2 शीट मैक्सिमम में आपका पूरा बजट कवर हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैटिक होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर अपार्ट फ्रॉम द स्कीम्स आप कवर कर सकते हो इजीली। तो सबसे बड़ा जो रिसोर्स का परसेंटेज होता है वो आता है हमारे सेंट्रल के ग्रांट से। ठीक है, सेंट्रल के ग्रांट के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे टैक्सेस, थर्ड है हमारे बोरिंग्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ टॉप 3 और बॉटम 3। ठीक है, तो सेंट्रल ग्रांट्स, taxes, borrowings, and apart from borrowings, then we can see centrally sponsored schemes, then own non-tax revenue, then asset monetization और ARM। ठीक है, उससे आता है। तो लास्ट के तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट देन यू कैन ऑलवेज कीप इन माइंड सेंट्रल ग्रांट्स, टैक्सेस एंड बोरोइंग्स। ठीक है, तो दीज आर द रिसोर्सेज जहां से हमारे जम्मू एंड कश्मीर को फंड्स मिलते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर पैटर्न। तो अभी हमने रिसोर्सेज का में देखा, अब हम देखेंगे कि हमारा खर्चा कहाँ पे होता है परसेंटेज पे। अगेन टॉप 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा केपेक्स, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सैलरीज, एंड देन हमारा आता है कायदे से देखा जाए तो पेंशन, क्योंकि अदर्स क्या है, अदर्स कभी भी इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, तो टॉप 3 इज कैपेक्स, सैलरीज एंड पेंशन। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, टॉप 3। उसके बाद ऑफ कोर्स वी कम एट इंटरेस्ट एंड उसके बाद पावर परचेज। सो दिस इज द ब्रॉडली एक्सपेंडिचर पैटर्न इन जेके। नोट्स बनाते जाओ 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, देन यहाँ पर देयर इज अ बजट एट ग्लैंस, मतलब एक एक चीज को हम लोग एक ही स्लाइड पर देख लें ऐसा। तो अब बजट जब आप देखोगे, अगर आप ऑफिशियल बजट खोल के देखो तो आई थिंक वो बहुत बड़ा है और उसमें हर चीज को डिटेल में बताया गया है, बट हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है अभी, तो इसलिए हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ ही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का परसेंटेज देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स, अब मैं कभी भी बोलती हूँ कि आपको हमेशा 1 साल पहले का डेटा भी देखना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल पहले का भी देखना चाहिए और उस साल का तो देखना ही चाहिए, क्योंकि जो साल रहता है उसका तो कभी भी हमको बीई मिलता है, मतलब बजट एस्टिमेट्स मिलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बजट एस्टिमेट्स, इसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल्स। अब देखो आप एक्चुअल्स आपको कितना पुराना मिल रहा है, क्योंकि समय लगता है, बार बार चेंजेस होता है, इसलिए कभी भी आपको एक्चुअल्स तो मिलेंगे
ही नहीं उस पर्टिकुलर बजट के। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 1 साल और उसके पहले के 2 साल का थोड़ा रफ आइडिया लेकर जाया करो। अब जैसे देखो 2023-24 का बजट एस्टिमेट्स भी करा है, फिर उसको रिवाइज करके उसका रिवाइज भी डाला गया है, ठीक है। तो लेट अस सी बजट एस्टिमेट्स कितने थे। तो रेवेन्यू रिसीट्स, तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन इसलिए देखी थी ताकि ये वाला स्लाइड हमको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स अगर हम देखें चार्ट, 1 second, I will change my Wi-Fi. Diya. ओके, अब देखना दिया, अब देखते हैं अपन कैसे चलता है। मैंने अपना कनेक्शन चेंज किया है। अच्छा, आपने पूछा है मैम आई थॉट कंटीजेंसी फंड में पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। नहीं दिया, आपने जहां से देखा एक बार रीविजिट दैट सोर्स, बिकॉज कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू यूज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो। ओके, अब हाँ, तो अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। जब फंड, क्या मैसेज आया, ब्लर आ रहा है। ओके ओके ओके, आगे चले। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड में परमिशन लगती है, पब्लिक अकाउंट फंड में परमिशन नहीं लगती। चलो, तो रेवेन्यू रिसीट हम देख रहे थे। अब मैं जब स्टूडेंट थी ना, तो ऑफ कोर्स ये मुझे कभी भी फिगर्स एग्जैक्ट तो याद नहीं होते थे, बट हम अप्रोक्स में लर्न कर सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट अगर देखें तो हम एक ट्रेंड की तरह, मैं हमेशा उसको ध्यान में रखती थी। तो यहाँ पे हमारा देखो, जैसे 1,06,000 समथिंग है, यहाँ पे 84,000 हो गया, 98,000 हो गया। तो हम लोग को तो इसमें से रिवाइज एस्टिमेट्स ज्यादा बेनिफिट करेंगे, एंड देन बजट एस्टिमेट्स। तो आप लोग देख सकते हो कि बजट एस्टिमेट्स में हमारा बड़ा है जो रेवेन्यू रिसीट का ट्रेंड है। देन ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 76,000 अराउंड, एंड ये 81,000 अराउंड, ठीक है। देन ये हमारा रेवेन्यू सरप्लस आ गया, विच इज ए माइनस बी, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स अस रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक बार कैपिटल रिसीट्स का भी हम ट्रेंड देख सकते हैं। तो पहले हमारे कैपिटल रिसीट्स से 23,000, तो अब हो गए 19,000, तो हमारा ट्रेंड गिरा है। देन केपिक्स, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, पहले हमारा था 32, अब हमारा बढ़ गया 36, ठीक है। तो इसमें हमारा ट्रेंड बढ़ा है। देन कैपिटल डेफिसिट सी माइनस डी इज दिस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज अ टोटल एक्सपेंडिचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल रिसीट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल डेफिसिट का फिगर इज लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा अभी चल रहा था बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 7,902, ठीक है, इन करोड़। तो यहाँ पर ये सारा डेटा करोड़ में दिया है, तो इसको बस हम नजर में रख सकते हैं, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट, वो है हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज में होगा 3%, ओके। चलो, देन इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ अपने रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट का इंपॉर्टेंस था इस स्लाइड में, ओके। चलो, अब देखते हैं
आगे यहाँ पर मैंने डाल दी है डेफिनेशंस, क्योंकि मुझे पता है इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो फिर हम उसको क्लियर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार जरूर इस डेफिनेशंस को रीड करना, बाद में भी जब मैं आज आपको ये पीपीटी अपलोड कर दूंगी आप लोग के कोर्स में। तो दिस इज रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो देखा, जो भी एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स बनाने के लिए मदद आता है। ठीक है, हमारा कैपिटल एसेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा, वो सब हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? अभी हमने देखा कि कैपिटल रिसीट्स हमारी होती है लोन्स। रिसीट्स मतलब होता है कुछ भी रिसीव करना, ठीक है, तो कुछ भी हमारा पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, अभी हमने देखा। तो दिस इज द कैपिटल रिसीट्स। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है जो भी हमारे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे सैलरीज, वेजेस, पेंशन एक्सेट्रा, ये हमारे सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स भी हमारे रिसीट्स हैं जो हमारी रीपेमेंट लाइबिलिटी नहीं बढ़ाती। ठीक है, अभी हमने देखा जैसे कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, सेंट्रल टैक्सेस, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी जो ग्रांट्स हमको मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो सब हमारे रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। तो जब बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, नो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, रूटीन एक्सपेंडिचर, बिग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डेट सर्विसिंग अंडर द रेवेन्यू कंपोनेंट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, अभी हमने बजट में देखा था। ओके, चलो बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर का। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, दैट इज बजट डेफिसिट। देन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को हम लोग बोरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट इज यूजुअली चेक जब हमें देखना पड़ता है कि हमारे गवर्नमेंट के पास लोन कितना है, बोरोइंग्स कितनी है, तो उसका चेक करने का मेजर इज फिस्कल डेफिसिट। देन फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल कंसिस्ट द गवर्नमेंट्स प्रपोजल फॉर इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट के प्रपोजल होंगे फॉर न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस या कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, वो सब हमारे फाइनेंस बिल में आता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल ऑफ द अबव आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कि बजट के हाइलाइट्स। अब यहाँ पे मैंने जो हाइलाइट्स थे इसको कंसोलिडेट करके डाल दिया, जो हमने अभी पहले एक बजट एट ग्लैंस में देखा, उसी के जो हमारे फाइनल 2024 के फिगर्स है उसको एक स्लाइड पे मैंने डाल दिया। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 98,000 अराउंड रेवेन्यू रिसीट्स है, तो अगर अपन इसमें देखें तो ये 98,719 रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है, तो बस मैंने 2024 और 2025 का जो है उसको एक साइड में कंपाइल करके डाल दिया था, ताकि एक नजर में हम देख सके। ठीक है, तो की फिगर्स हमें पता चल जाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीट्स इतनी है, कैपिटल रिसीट्स इतनी है, टोटल रिसीट्स हमारी आ गई ये। अब एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ये। तो एक बार हमें टोटल रिसीट्स मिल गई, टोटल एक्सपेंडिचर्स मिल गया, अब हम उसके बाद कुछ भी इसको फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन फिस्कल डेफिसिट हमने अभी देखा, फिस्कल डेफिसिट 7,902 करोड़ था, परसेंटेज में एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देखा 3% था। ठीक है, जो हमारा केपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारा था 14%। एक्सपेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा इतना था, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारी थी 7.5। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दो चीजें तो आप इसमें से याद रखना ही रखना। ओके, 1 सेकेंड, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रुपी एज इट कम्स, रुपी एज इट ग्रो, अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ने अभी पहले भी देखा कि वही चीज है कि कहाँ से हमारा सबसे ज्यादा पैसा आता है, कहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो हमने देख लिया था उसको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर पैटर्न्स। ठीक है, तो ये वही है जो हमने बताया, रिवाइज हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा मैम ग्रांट्स, देन मैम टैक्सेस, थर्ड मैम बोरिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस ना मैच द कॉलम में बड़े आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देन ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके,
देन रुपी एज इट ग्रोस, मतलब एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है सिंपल भाषा में, तो अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा हमारा जो खर्चा होता है वो हमारा होता है केपिक्स में, तो केपिक्स, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, पावर परचेज, दैट्स इट, ठीक है, रिपीटेटिव। चलो अब इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी मैम आपने हमें पीछे बताया कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो है 7.5%, तो बार बार ये चीज अगर आ रही है तो इससे आपको ये अभी के अभी याद भी हो जाना चाहिए। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 7.5%, अब देखो ये वाले स्लाइड में 7.5%, ठीक है, तो ये 2024 और 2025 का प्रोजेक्टेड है कि हाँ इतना तो हो जाना चाहिए, इतना हो जाएगा, ठीक है, तो ये वो है। देन हमेशा उसके साल पहले की भी 2 साल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ देख लिया करो, ठीक है, तो अगर मैं 2022-2023 का देखूं तो 14%, देन जो हमारा 2023-2024 का देखूं तो इट इज 7.5%, ठीक है। IR मतलब फर्स्ट रिवाइज, मतलब पहली बार जो रिवाइज हुआ था ये उसके फिगर्स हैं, ओके। सो ट्रेंड हमारा अगर देखा जाए तो फिर 14, 7.5 एंड 7.5 अब तक पहुंच चुका है, ओके, बट ये भी प्रोजेक्टेड है। चलो देन टैक्स एंड रेवेन्यूज, इंसिडेंस एंड एफिशिएंसी, अब ये वाला स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने बस एक ट्रेंड देखने के लिए डाल दिया है कि हमारा जो टैक्स एंड रेवेन्यूज है, टैक्स और नॉन टैक्स जो अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यूज निकल के आते हैं उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, तो उसका ट्रेंड हमारा भी अपवर्ड ही दिख रहा है। तो ओन रेवेन्यूज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो रेवेन्यू कितना हमारे जीडीपी का परसेंटेज, दैट इज व्हाट दिस स्लाइड इज सेइंग। तो 2024 और 2025 में हमारा 7.92% है, इसके पहले हमारा 6.5% था, उसके पहले हमारा 5.6 था, तो हमारा ये बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो मतलब हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पिछले साल, ठीक है, तो 5, 6 एंड 7 ऐसा हमारा ट्रेंड गया, ओके। देन कैपिटल रिसीट्स वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर ये जो ब्राउन लाइन है वो हमारी बता रही है कैपिटल रिसीट्स, जो ब्लू लाइन है वो हमारा बता रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एक बार हम ट्रेंड देख सकते हैं। ट्रेंड में क्यों बता रही हूँ उसका रीजन बताऊंगी, कभी कभार ना स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाँ ये हुआ तो इसका रीजन क्या था अकॉर्डिंग टू बजट, ये हुआ तो इसका रीजन क्या था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये सब चीजों का रीजन पता होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ये फिगर्स याद कर लो, वरना आप लोग मेरे पास और बोलो कि मैम फिगर्स कैसे याद करें, फिगर नहीं याद करना है, इससे बस हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा जो केपेक्स है या फिर हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा ज्यादा हो रहा है दिन पर दिन, ठीक है, तो देखो स्टार्ट का हुआ था 14,666 करोड़ में, बट अब वो पहुंच गया ऊपर 36 में, मतलब द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल ओवरहेड कैपिटल्स इन द स्टेट, ठीक है, विच इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी। देन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा बढ़ रहा है, देन जो हमारी कैपिटल रिसीट्स है वो हमारी घट रही है। अभी हमने देखा कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है मैम, कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है वो रिसीट्स जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, मतलब पैसा तो आ रहा है बट वो पैसा एक लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल लोन, ठीक है। अब इसका ट्रेंड गिरना इज गुड क्योंकि हमारी कैपिटल रिसीट्स गिर रही है, मतलब हमारी कंट्री जो है वो कम से कम डेट में है, हमारी जो स्टेट है उसके पास ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है टू रीपे, तो ये हमारा 2023 में था 23,000, अभी तक हमारा है बजट एस्टिमेट्स में 19,671, ठीक है, तो इससे हमको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ for the citizens of the state to benefit by building or investing in capex, ठीक है, so this is the trend। then नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम नजर मार रहे हैं तो हम नजर मार लेते हैं। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम इसको देखेंगे कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमारा जो 2024 और 2025 का है वो 14.1, अभी तक का ये देखो हाईएस्ट चल रहा है फ्रॉम 2014, तो दिस इज आल्सो समथिंग टू बी नोटेड। देन इसके पहले था हमारा 13, उसके पहले था हमारा 6.43, तो ये रिवाइज एस्टिमेट्स थे और ये हमारा 2024-2025 का बजट एस्टिमेट्स है व्हिच इज केपेक्स एज 14.1% ऑफ जीडीपी, तो इतना हमारा इन्वेस्टमेंट स्टेट चल रहा है, ओके, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन सेक्टोरल एलोकेशन, अब इसमें भी बहुत डिटेल तरीके से बजट में दिया था बट हमें इतना डिटेल तो नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक समरी चार्ट डाला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए हैं और कितने इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर डन टू बिल्ड
कैपिटल, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर विच इज डन टू बिल्ड और टू डू डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एक बार। अब अगेन फिगर्स नहीं ध्यान रखना है, बस एक ट्रेंड याद रखना है सबसे ज्यादा किस सेक्टर में होता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव देख लेते हैं मैम। एडमिनिस्ट्रेटिव इज 9881.68 करोड़। कैपेक्स इसमें हुआ है 1195.5 करोड़, ठीक है। देन यहाँ पर 24,000 अराउंड सोशल सेक्टर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। सोशल सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 42 हुआ है। इकोनॉमिक सेक्टर में 5500 अराउंड हुआ है। यहाँ पर 70,000 अराउंड हुआ है। यहाँ पे 15,000 अराउंड हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 11,000 अराउंड हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर इसको देखें तो सबसे जो कम हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, ठीक है। एंड जो हमारा सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा हो रहा है इकोनॉमिक सेक्टर में। सो दिस इज समथिंग टू नोट कि हमारा जो केपेक्स है वो हमारा सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सेक्टर में हो रहा है। देन अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा हमारा हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल आर एम्प्लॉयड हियर, तो इनको सैलरीज देना और उनको सब कुछ करना, डे टू डे एक्टिविटीज का खर्चा तो ज्यादा हो गई। सो दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, यहाँ पे कुछ भी केपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका सबसे लो है, ठीक है। अब इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हमें डेवलप किसको करना है, उस सेक्टर का सबसे ज्यादा हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी के लिए इकोनॉमिक सेक्टर का सबसे ज्यादा है। ओके, देन यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो सबसे ज्यादा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का है। उसके बाद अगर हम देखें सबसे ज्यादा कम तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो आपको टॉप टॉप वाले याद करने पड़ेंगे। सो दिस इज लाइक अ समरी चार्ट फॉर यू। ओके, चलो अब किसी को डाउट हो तो लेट मी जस्ट चेक द चैट एक बार। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक जो हमने देखा वो बेसिक था, मतलब इससे ज्यादा और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। इतनी ही अगर आप ध्यान में रखोगे तो इट विल बी मोर देन एनफ। ओके, अब थी बहुत सारी स्कीम्स। ओके, तो आप सबको पता होगा कि बजट निकलता है तो बहुत सारी स्कीम्स निकलती है, बट हम सब स्कीम्स तो नहीं पढ़ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो मैंने जो जो स्कीम डाली, अब इसमें से मैं ये भी नहीं कह सकती कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। आई कैन गारंटी 95% कि हाँ आप इतना पढ़ लोगे तो भी इनफ है। बट मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में नजर मारते रहा करो, थोड़ा सा इन शॉर्ट्स और ये फिन शॉर्ट्स या ऐसे एप्स जो है इस पे देखते रहा करो। ओके, तो उससे हम लोगों को थोड़ी डे टू डे एक्टिविटीज की नॉलेज हो जाती है। तो हमें कभी कभार ऐसा होता है जो अपने न्यूज़पेपर में उसमें डिस्कस्ड सेक्शन में सबसे ज्यादा आ रहा है, एडिटोरियल में सबसे ज्यादा आ रहा है, वो उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, चलो सेंट्रल ग्रांट्स में क्या आता है। ओके भैया देखो, जैसे कि ये हमारे जो भैया ने पूछा सेंट्रल ग्रांट्स। अब सबसे पहले तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है। इसके नाम में लिखा है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। तो ये जो ग्रांट, और ग्रांट्स का मतलब होता है हेल्प, अगर सीधी भाषा में बोलूं, या फिर इसको हम लोग एड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये बनेगा कि हमारा हेल्प और एड गिवन बाय द सेंटर। तो इसका डेफिनेशन यही रहता है कि सेंट्रल ग्रांट्स को हम लोग ग्रांट्स इन एड भी बोलते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो सेंट्रल ग्रांट्स को हम लोग ग्रांट्स इन एड भी बोलते हैं, और ये हमारी होती है फाइनेंशियल हेल्प जो कि दी जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। तो हम सबको पता है कि इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया में स्टेट्स है, एंड देन इंडिया में यूनियन है। तो ये यूनियन टेरिटरीज को जब फाइनेंशियल हेल्प देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ग्रांट्स या फिर ग्रांट्स इन एड, ठीक है। तो ग्रांट्स क्यों दिए जाते हैं, ग्रांट्स अलग अलग पर्पसेस के कारण दिए जाते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपको पैसे देते हैं तो आप बोल सकते हो कि योर पेरेंट्स आर गिविंग यू ग्रांट्स, ठीक है। तो वही होता है हमारा। तो कभी कभार जैसे हमारे इंडिया में कुछ अगर स्टेट्स को हेल्प चाहिए है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट उनको पैसा दे देती है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन विद द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस के लिए
ग्रांट्स दे सकते हैं, सोशल सेक्टर को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वेलफेयर को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप करना है, कुछ भी रीजन से ग्रांट्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, ये सब में हमारी ग्रांट्स आते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ दैट स्कीम विल बी गिवन बाय द सेंटर। जैसे कुछ कुछ स्कीम्स में रेशो होता है 60-40 का, तो इसका मतलब ये रहता है 60% स्कीम का पैसा हमारे देगी यूनियन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड ऑल, और 40% देगी वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट, ठीक है। तो ग्रांट्स एंड एड का सिंपल भाषा में मतलब यही रहता है, ठीक है, फंड्स जो कि रिलीज किए जाते हैं। ओके, चलो, तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया हो। ओके, अच्छा, यहाँ पर किसने, ऋतु ने लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है। ओके, तो इससे मुझे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि दो प्रकार की स्कीम्स का नाम हम हमेशा सुनते हैं, ठीक है। तो एक होता है अपना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका नाम अभी मैंने भी जिक्र किया था, तो आप लोग भी एक बार सुनना, ध्यान में रखना। एक होता है अपना सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। किसी को पता हो तो बताओ। चलो मैं बताती हूँ। दोनों ही स्कीम सेंटर द्वारा फंड की जाती हैं, ठीक है। तो ग्रांट्स दोनों ही स्कीम में मिल सकता है, जरूरी नहीं है ग्रांट्स आपको सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में मिलेगा या सेंट्रल सेक्टर में मिलेगा। तो दोनों ही स्कीम का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है फंड्स का, कि फंड्स तो दोनों में मिल रहे हैं बट कितने फंड्स। तो जो हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं ये 100% फंडेड होती हैं बाय द सेंटर, बट जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं वो हमारे कुछ पोर्शन में होती है फंड, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 60-40 का, तो अगर कोई स्कीम है जिसमें द फंड एलोकेशन 60-40, तो वो हमारा कहलाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि इसमें 60% हमारा दे रहा है सेंटर और 40% हमारी देगी वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट। बट अगर 100% है तो मतलब पूरा का पूरा ही उस स्कीम का फंड जो होगा वो सेंटर देगा, ठीक है। तो अपने नोट्स में छोटे से कॉर्नर में लिख लो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर जो हमारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है वो हमारे स्टेट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। ये हमारे सेंटर द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है क्योंकि पूरा पैसा सेंटर ही दे रहा है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं अपने कुछ हाइलाइट्स जल्दी से, ठीक है, देन वी विल एंड आवर क्लास। तो मेजर हाइलाइट्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर, एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर का देखते हैं। तो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर जो है इसमें जो मेजर हाइलाइट्स है वो ये है कि कृषि खिदमत, 1 सेकेंड, कृषि खिदमत घर। तो 2000 कृषि खिदमत घर बनाए गए हैं ताकि हम लोग अपनी फार्मिंग कम्युनिटी को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। कैसे वो अपने एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, अच्छे सीड यूज कर सकते हैं, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम उनको फैसिलिटीज देंगे अंडर कृषि खिदमत घर, ठीक है। देन अपने सीड डिपार्टमेंट को हम लोग ज्यादा फोकस देना कर रहे हैं कि हमारे अलग अलग जो फार्मर्स हैं वो अच्छे सीड्स यूज करें, उसको हम स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं। देन कॉम्पिटेटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर प्रोजेक्ट, तो JKCIP जम्मू एंड कश्मीर कॉम्पिटेटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो हमने इम्प्लीमेंट करा है जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू इज USD 100 मिलियन
तो इसमें हम लोग ने लोन लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। और इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि हम लोग सस्टेन्ड इनकम इंक्रीज कर सके, इनकम में जो रूरल हाउस होल्ड है, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनकी इनकम हम इम्प्रूव कर सकें, उनके कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके फार्मिंग ऑपरेशंस में। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जो फार्मर है, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच हो, ताकि वो बाहर जाकर दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट कर सके, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी बढ़ जाए। तो उसके लिए हम लोग फार्मर्स को थोड़े से फंड्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए हमने फंड कहाँ से लिया? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन लेट मी रब दिस। Then implementation of all 29 projects under holistic agriculture development programs। तो 29 projects का implementation करना है, जो कर दिया है, जो हमने holistic agriculture development program में implement किया था, approve करवाया था। Then 20 agriculture and elite sector products have been identified। 20 products को identify करा है, जिसमें से 5 product ऐसे हैं जिसको GI tags मिला है, और अगले दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे प्रोसेस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 20 में से 5 को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, और बाकी बचे हुए 15 हमारे इन प्रोसेस है। अब ये 5 जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो उसका नाम क्या है? सैफरन, सुलैहनी, मस्क बुदगी राइस, भादेरवा राजमश एंड उधमपुर कलारी। तो इन लोगों को जीआई टैग्स मिल चुका है। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जिस जगह का जो खासियत होती है उसको हम लोग जीआई टैग दे देते हैं। ठीक है, देन फार्म मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट करी गई 70,000 फार्मर्स को। डिजाइनर प्लांट्स प्रोडक्ट करें, ताकि हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकें। हाई डेंसिटी मतलब एक जगह पर पूरे अच्छे तरीके से उस चीज को यूज कर लेना। ठीक है, देन 25,000 MTs ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी टू बी एडेड, मिलियन टन्स ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ताकि हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को उगा पाए। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं रहता, तो उसके लिए हम लोग एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्थैंथमम थीम पार्क एट चेशमला शाही श्रीनगर। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन 3,000 डेयरी यूनिट्स स्टैब्लिश होंगे, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 4,000 पीपल। तो डेयरी यूनिट्स हमने स्टैब्लिश करे हैं जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ठीक है, अब लाइक ऐसे इसमें बहुत पॉइंट्स है, तो आप सब तो नहीं लर्न कर सकते, बट आप बस नजर मार सकते हो। देन मिल्क प्रोडक्शन हमने बढ़ाने पे कोशिश करी है 25 से 45 लाख मेट्रिक टन से। ओके, देन 100 सैटेलाइट स्टीयरिंग यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन प्राइवेट सेक्टर। 100 सैटेलाइट यूनिट्स को एस्टैब्लिश करा है। देन 1800 पशु सखीज विल रिसीव इंसेंटिव्स फॉर राशन बैलेंसिंग फॉर 6,000 काउज। 6,000 काउस के लिए 1800 पशु सखीज को इंसेंटिव्स मिलेंगे। पशु सखीज मतलब जो पशुओं की मदद करेंगे, ऐसे लोग। ठीक है, तो उन लोग को इंसेंटिव्स मिलेंगे, ताकि वो अपने जो काउ रेयरिंग है, मिल्क प्रोडक्शन है, डेयरी फार्मिंग है, एक्सेट्रा, इन सबको अच्छे से कर पाए। देन 60,000 backyard poultry units will be established, not important. Hybrid fodder seed kits will be provided for 3,600 hectares of land, not very important. But 100 hydroponic fodder units and 60 silage making units along with 6 fodder depots to be established to ensure availability in fodder deficient areas. Okay? So this is also not very important. Then fish production to be enhanced from 330,000 to 35,000 with technological interventions. तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन फिश प्रोडक्शन, तो फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ऐसा गवर्नमेंट के बजट में बोला गया था। अब ये बोला गया है, ये चीज हुई नहीं है। कभी भी जो चीज हो जाती है वो ज्यादा जरूरी होती है एज कम्पेयर टू जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में फर्स्ट क्या है? अंडर MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, 400 लाख मंडेज टू बी जनरेटेड। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि इस एक्ट में 400 लाख मंडेज जनरेट करने जाने चाहिए। अंडर हिमायत ट्रेनिंग ऑफ अराउंड 7,000 कैंडिडेट्स टू बी completed, not important. Then 12,000 additional self-help groups to be formed, important कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का सोचा गया है, 12,000 अराउंड। देन 600 न्यू पंचायत घर टू बी कंस्ट्रक्टेड, 600 न्यू पंचायत घर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विथ 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी। 2.60 लाख मंडेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।
not important. Then 80,000 houses to be constructed in the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, not important. 6 villages to have solid liquid waste management facilities not to become clean, important. कि कितने villages target करे हैं अभी ताकि हम लोग waste management facilities launch कर सके, तो around 6 villages हैं जो ऐसे हमने target कर दिए हैं ताकि वो लोग plastic free और clean बन जाए. Okay, then टूरिज्म एंड कल्चर के लिए न्यू इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज के हैं इन 12 ऑफ बी टूरिस्ट लोकेशंस. ठीक है, तो अलग अलग लोकेशंस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज डेवलप हो जाए, इसके लिए टूरिज्म इज बीइंग प्रमोटेड इन सम ऑफ बीट लोकेशंस, जिसमें से 6 जम्मू एंड कश्मीर में है, ताकि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म को बढ़ा सकें, लोकल एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस वगैरह उसके कारण बढ़ जाए. ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ केरान एज बॉर्डर टूरिस्ट विलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केरान क्या है, केरान का डेवलपमेंट हमें करना है एज अ बॉर्डर टूरिस्ट विलेज जो बॉर्डर पे होगा. ठीक है, उस विलेज को. डेवलपमेंट ऑफ तोसा मैदान एंड सीताराम सर्किट्स, डेवलपमेंट ऑफ डुग्गरदानी विलेज एट संबा विद ट्रेडिशनल सेटअप इन द फॉर्म ऑफ मॉक विलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, कौन सा विलेज को मॉक विलेज के बेसिस पर या मॉक विलेज के आधार पर सेटअप किया जा रहा है, तो इट इज दुग्गर धानी विलेज एट संबा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ 130 मीटर हाई नेशनल फ्लैग मस्ट एट पानी टॉप. तो एक पानी टॉप पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पर सबसे हाईएस्ट या हाई नेशनल फ्लैग होना चाहिए इंस्टॉल, वो है हमारा पटनी टॉप. ओके, तो पटनी टॉप ये है. देन कंप्लीशन ऑफ रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन 75 आइडेंटिफाइड हेरिटेज साइट्स, नॉट इंपॉर्टेंट. एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 8 कल्चरल सेंटर्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोला वो चीजें अपने नोट्स में लिख सकते हो, बिकॉज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम होलिस्टिक पीडीएफ. देन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, तो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट पे हम सबको पता है सब लोग पेड़ उगाने में बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी सोचा है कि 190 लाख नेटिव ट्रीज एंड 100 लाख लो कॉस्ट ग्रीनिंग इंटरवेंशंस एम टू रिस्टोर इकोसिस्टम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, all 78 urban local bodies of JNK to have at least one Nagar Van, Nagar Vatika and Eco Park, very important. ठीक है, तो कौन से अभी नए रूल्स आए हैं जिसमें से 3 चीजें हर जगह पर होनी चाहिए, नगर वन, नगर वाटिका और इको पार्क. ठीक है, then 10 lakh saplings of local medicinal economic important species to be distributed among farmers for planting augmented trees outside forest and improve livelihood. हम लोगों ने आई थिंक PYQs जब मैं सॉल्व कर रही थी तो उसमें एक PYQ था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में outside the forest the government is initiating to build or plant trees. उसका स्कीम का मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम कि क्या उसका स्कीम का नाम था, बट फॉरेस्ट के बाहर ग्रीन कवर बनाने के लिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग और ये उसी से रिलेटेड है. ठीक है, ऑगमेंट ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट के बाहर भी लोगों का लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, तो ये जानबूझ के ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है. ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेटलैंड्स लाइक घराना, Hukersar and Shalbag to be developed for purpose of eco-tourism. Okay, wetlands कहाँ पे बनेंगे, 3 जगह पर, तो ये वो places हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. Then establishment of continuous ambient air quality monitoring station in Jammu, where is CAAQM established in Jammu. Then implementation of Ban Se Jal Jal Jeevan innovative water conservation technique through watershed management approach, not very important. ठीक है, then कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ वुलार लेक टू एनहांस लाइवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल. हम सबको पता है वुलार लेक क्या है. वुलार लेक इज अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर जहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है. इसके ऊपर कोई एक मूवी भी आई थी अभी रिसेंटली, कुछ तो मैंने देखा था, ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ, वुलार लेक के आसपास लाइवलीहुड और लोकल टूरिज्म इंप्रूव हो, उस पर हमने ध्यान देना है. देन enhancing avenues of livelihood generation through involvement of the panchayati level biodiversity management committees and integrating with them will self-help groups. ठीक है, अब हमने अभी देखा कि the government budget focuses on good governance, and alignment or say of the gram panchayat or grassroots level people should also be included. तो ये उसी से related है कि हमको अपने पंचायती लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो है इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको एसएचजी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि हम जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनके लाइवलीहुड डेवलपमेंट पे फोकस कर सके. ओके,
देन नेक्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर के कुछ इश्यूज या कुछ स्कीम्स जो है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में हम लोग को पता है कि आजकल एफपीओ पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अपॉर्चुनिटीज बढ़े रूरल एरियाज में, वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी सुपर बाजार एट डिस्ट्रिक्ट विलेज, अलग अलग सुपर बाजार बन रहे हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 ग्रेन स्टोरेज यूनिट्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर डेफिसिट इन ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी, तो जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी की दुविधा है उसके लिए 6 ग्रेन स्टोरेज बनाया जाए अंडर द स्कीम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, कितने ग्रेन स्टोरेज बनने का प्लान किया गया है, तो इट इज 6 अंडर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। ओके, देन हेल्थ एंड वेलनेस, तो 2 cancer institutes at Jammu and Srinagar to make fully operational. Where are the 2 cancer institutes located? In Jammu and Srinagar. Okay, then enhancing DNB seats to 400, thereby improving the availability of specialists. जो DNB seats है उसको 400 तक enhance कर देना ताकि हमारे availability improve हो जाए हमारे specialist की, ठीक है। Then health records to be saturated by creation of Abha IDs for 1.35 crore population, ठीक है। तो DNB का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग गेस कर रहे हो तो ये थोड़ा मेडिकल रिलेटेड टर्म है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमैट ऑफ नेशनल बोर्ड, तो आप इग्नोर कर सकते हो फुल फॉर्म। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है इंडिया की, ठीक है। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं इसको बढ़ा के 400 करना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है हमारे जो आभा वर्कर्स हैं उनकी आईडीज वगैरह बनाना एंड उनके रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली अपडेट करना। and 100% screening of 30 plus age population for hypertension and diabetes, अलग अलग कैंप्स लगाना ताकि हम लोग जज कर सके कितने लोग इन दो बीमारियों से ग्रसित है। Dialysis services to be strengthened further at 16 existing facilities, not very important, dialysis services को extend कर दिया है। Then AIMS Avantipora to be made functional by March 2025, important, कहाँ का AIMS अभी functional नहीं है but उसको functional बनाना है। Then new nursing college at Handwara to be set up, important, कहाँ पे नया nursing college बन रहा है। Attainment of TB free status in all the remaining districts, tuberculosis free status चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को in all the remaining districts, okay। Then education sector, तो 2176 new KGs established हुआ है, not very important. Separate annual library grant from 5,000 to 20,000 covering schools and primary secondary sector for purchase of books under समग्र शिक्षा अभियान। So this can come कि अलग अलग annual library grants जो हैं जो 5,000 से 20,000 तक हैं वो मिले हैं अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स को ताकि वो लोग बुक्स वगैरह खरीद सकें अंडर समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। Then only fortified rice to be served to about 8.95 lakh students at elementary level. 1 second, guys. Why am I getting missed calls? Hello? Yes? I'm taking a class here. Hello? या मैं क्लास में हूँ। हाँ मेडिकल सीड्स इस बार तो अपने इंडिया के बजट में भी हुए हैं दिया, अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी जो बजट अपना आया था 1 फरवरी को उसमें भी मेडिकल सीड्स इंक्रीज करे गए हैं। तो बहुत कुछ जो अपना यूनियन बजट है ना उसमें भी बहुत कुछ सेम चीजें इंक्रीज करी गई हैं। आप लोग का यूनियन बजट का सेशन आई थिंक सिमरन मैम ने लिया है, ओके क्योंकि ऑफ कोर्स लोग ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो यू हैव टू डू दिस, ओके। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो पीएम श्री स्कीम है, अब आप लोग का होमवर्क होगा एक बार पीएम श्री स्कीम जो है इसको इन डेप्थ पढ़ना, ठीक है, और इसका नोट बनाना क्योंकि ये काफी अभी फेमस स्कीम चल रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 389 स्कूल्स का उसको इंक्रीज करना अंडर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है पीएम श्री,
तो पीएम श्री को आपको इन डेप्थ पढ़ना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देन पुरानी स्कीम है तो आप इस बार इसका वो देख लेना कब आई थी, क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सेट्रा। देन 3.50 lakh adults to be made literate under New India Literacy Program. Again, New India Literacy Program को भी एक बार आपको in depth पढ़ना है, this is also important scheme. Then scholarships of rupees 5,000 per student under बेटी अनमोल scheme for BPL girl students important. ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, कितनी स्कॉलरशिप दी, कितना इंश्योरेंस दिया, क्या एज ग्रुप था, ये सब बड़े ट्रिकी क्वेश्चन और ये आ जाता है। तो जैसे पीएम सम्मान निधि में कितना पैसा मिलता है, अगर आपको पता हो तो बताओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, देन अपनी एक लाडली बहन योजना जो है उसमें कितना मिलता है, वो सब ठीक है। तो 5,000 पर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिला है अंडर बेटी अनमोल स्कीम फॉर बीपीएल गर्ल्स। देन 18,000 अराउंड स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की फैसिलिटीज विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2500 आईसीटी लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोटिक लैब्स बनेंगे 43 and 30 virtually reality labs to be established, not very important. Establishment of science centers in 100 schools. ओके एक बार ये सब चीजें बस रीड करने वाली है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अलग अलग स्कूल्स में। 5 न्यूली स्टैब्लिश्ड कॉलेजेस बनने चाहिए अगले साल तक। Then 2 hotel blocks, 2 science blocks and 6 additional lecture blocks in various colleges to be completed. This is important कि कितने हॉस्टल ब्लॉक्स होने चाहिए, कितने साइंस ब्लॉक्स होने चाहिए, कितने एडिशनल लेक्चर ब्लॉक्स होने चाहिए अलग अलग कॉलेजेस में। ओके 8 कॉलेजेस टू बी असेस्ड एंड accredited, मतलब इनको NAC accreditation मिलेगा, ग्रेड मिलेगा कितने पॉइंट पे तुम स्टैंड करते हो। देन 100% एडमिशन थ्रू CUET which is Common University Entrance Test across Jammu and Kashmir. तो this is important कि जम्मू एंड कश्मीर में CUET के हेल्प से कितना परसेंट एडमिशन होता है, तो 100% एडमिशन होगा। ओके सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स है, तो सारे डिसेबिलिटी वाले लोग हमारे निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कवर होंगे। 4 वात्सल्य सदन ऑपरेशनलाइज होंगे ताकि जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज पीपल हैं बॉयज और गर्ल्स में, वो लोग को हम हेल्प कर सकें, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअली चैलेंज जो पीपल हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके लिए 4 वात्सल्य सदन बनाए जाएंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि इन लोगों के लिए कैसे क्या चीज बनाई जाती है, तो इट इज वात्सल्य सदन, ठीक है। 653 आंगनवाड़ी सेंटर्स, जिसको हम AWC भी बोलते हैं, हैज बीन टारगेटेड एज बाल विद्यालय। देन योर होमवर्क इज टू स्टडी अबाउट बाल विद्यालय, ठीक है। देन 11 शक्ति सदन एंड 4 सखी निवास टू बी established, not very important. 7,000 women and gotten beneficiary in establishment of 1,500 units to be targeted as self-employment scheme, not important, ठीक है। 14 Palash and 13 Parisha childcare institutes are targeted for modernization with state of the art facilities, important कि कितने पलाश और कितने परीक्षा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टारगेट करे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के कारण के साथ। Then 250 small nature of tractor and link road connectivity to provided to population, tribal population, again infrastructure build करने की बात है। Then 80 schools to be transformed into smart schools in tribal areas. Smart cards to be provided to migratory tribal populations, and your homework is to study what are smart cards. Then transit accommodations to be established for trans-urban human tribal population. Trans-human tribal population, not very important. ठीक है? Then 186 villages having 500 ST population to be covered under Pradhan Mantri Adi Adarsh Yojana. तो not very important, but this scheme को in depth पढ़ना is very important कि पुरानी स्कीम है इसमें हुआ क्या था, ठीक है। Then 10 cluster tribal model villages to be completed, important. 10 milk villages are to be targeted to completed during 2024 and 2025. Okay. Then relief and rehabilitation of Kashmiri migrants. तो इसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप बस रीड कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 1500 फ्लैट्स होंगे ताकि जो भी ट्रांजिट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, माइग्रेंट है, उनको रहने की जगह मिल जाए। एंड 276 पोस्ट, जो 6000 पोस्ट है अंडर पीएम पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स टू बी फिल्ड इन 2024-2025। देन स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव्स, तो अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट है जो पंचायत लेवल पे, यूटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना। देन 20 नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, 200 प्ले फील्ड्स, 100 स्पोर्ट्स कोर्ट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, स्विमिंग पूल्स टू बी कंप्लीटेड एट मौलाना आजाद स्टेडियम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगेन लाइक ऐसे बहुत चीजें आप छोड़ सकते हो। तो बजट इज समथिंग पेपर पढ़ने से सबसे ज्यादा समझ आता है।
ओके, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, तो एक न्यू इनिशिएटिव बन रहा है टू क्रिएट इकोसिस्टम एंड प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण हम लोग 5 लाख अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। देन अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स हो रही हैं फॉर द स्टूडेंट्स ताकि उनको अलग अलग जगहों पर प्लेसमेंट मिल सके। देन ट्रेनिंग ऑफ 6,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक सीड कैपिटल फंड, youth startup loan scheme, women entrepreneurship program, etc. to provided to youth under self employment ventures. self employment ventures के लिए जो self employment schemes हैं उसको financial support देना। then outreach and counseling activities to be conducted for aspiring job seekers under model career centers, important। आपको मॉडल करियर सेंटर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, तो इसके अंडर दूसरे स्टूडेंट्स को हम लोग काउंसलिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। देन अपस्किलिंग ऑफ यूथ थ्रू यूथ क्लब्स, तो अपस्किलिंग तो आजकल हर स्टेट ही फोकस कर रहा है। ओके, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो एडिशनल 10 kg of rice per month to poverty households will be provided in the Prime Minister Food Supplementation Scheme, important कि कितना बढ़ाया है, तो एडिशनल 10 kg ऑफ राइस बढ़ाया है। e-KYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC, नो योर कस्टमर ऑफ ऑल बेनिफिशियरीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, KYC कराना इंपॉर्टेंट है। एंड रोल आउट स्मार्ट PDS इन जम्मू एंड कश्मीर, जो स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको रोल आउट करवाना, उसको इंट्रोड्यूस करना। देन यहाँ पर मैंने डाला है बजट एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स एंड आई थिंक वी आर डन फॉर इट। तो ये वाली स्लाइड्स आप एक बार देखो, ये वाली स्लाइड्स में अब एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि जल जीवन मिशन में कितना बजट एलोकेशन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल दिया है। तो ये स्लाइड में ऑफकोर्स अब आप बोलोगे मैम इतना सब कैसे ही पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ लर्न नहीं करना है, बट जो बहुत ज्यादा एलोकेशन वाली स्कीम्स है उनको एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो स्कीम्स है उसका नाम दिया, ये भी बजट से लिया है मैंने, एलोकेशन दिया और उसका इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो ये करता क्या है, जैसे 961 होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग होलिस्टिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। देन इसके बाद अगर देखें तो ये 3983 कनेक्टिविटी में दिया गया है। कनेक्टिविटी में मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CIRF, नाबार्ड एक्सेट्रा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर SOC के लिए, तो इसलिए ज्यादा है। देन जल जीवन मिशन का एलोकेशन इज 1714, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को 200 करोड़ दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल इस्टेट, हॉर्टिकल्चर, ये हमने देख ही लिया है। फ्लड मैनेजमेंट को 390 दिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्वच्छ भारत मिशन इज इंपॉर्टेंट, जो फेमस स्कीम्स है उनको तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ट्रैवल वेलफेयर, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स में इतना दिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट PM श्री को कितना दिया, लाइक आई सेड ये इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान इज इंपॉर्टेंट 1645, तो ये स्कीम्स को तो आपको इन डेप्थ में छोटे छोटे नोट्स के साथ लिखना ही चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हो टूरिज्म सेक्टर को कितना दिया है, रेन्यूएबल एनर्जी को कितना दिया है, ठीक है। देन नेशनल हेल्थ मिशन में कितना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट, फिल्म पावर परचेज कितना है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कितना है। देन MG नरेगा, देन आई थिंक दैट्स इट, यस, सो दैट्स इट। तो इसको आप एक बार देख सकते हो नजर डाल के। एंड वी आर डन विद द क्लास। सो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। Okay, so I think we will end our class now. It's already 1 hour. I'm sure आप लोग भी थक गए होंगे. So I will see you guys in the next class now. Thank you so much. बाकी एक बार जाकर जो बजट की वीडियोस रहती हैं उनको जरूर देखा करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डली हैं, तो उससे आपको ये सब चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दिया, ऋतु, थैंक यू।